पारिस्थितिकी 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 पढ़ते हैं। इकोलॉजी इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये शब्द सर्वप्रथम 1868 में रीटर ने दिया था। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? रीटर ने दिया था 1868 में। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? रीटर ने दिया था। इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम विशेष जानकारी देने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल थे। इकोलॉजी सबसे पहले किसने जानकारी दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। तो अर्नेस्ट हैक्कल को सबसे पहले इकोलॉजी शब्द इन्होंने दिया, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द जो है रीटर ने दिया था 1868 में, लेकिन इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम विशेष जानकारी किसने दी थी? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी। इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम बोलते हैं। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। परितंत्र का अध्ययन करने पर इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर इकोसिस्टम का अध्ययन कर ले तो इकोलॉजी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉन्सले ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। इकोसिस्टम दो भागों में बांटा गया है। एक एबियोटिक फैक्टर जिसे अजैविक फैक्टर कहते हैं, एक बायोटिक फैक्टर जिसे जैविक घटक कहते हैं। एबियोटिक फैक्टर क्या होता है? परितंत्र के वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता। परितंत्र के वैसे घटक जिसमें जीवन नहीं होता है, अर्थात निर्जीव होते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जलवायु आदि। अजैविक के 3 पार्ट होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है: कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायु। कार्बनिक घटक ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस। अकार्बनिक घटक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जलवायु प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल। जैविक घटक में क्या क्या आता है? इकोसिस्टम के वैसे पार्ट जो सजीव होते हैं उन्हें जैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक बायोटिक फैक्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसमें प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक होता है। उत्पादक, प्रोड्यूसर, इसके अंतर्गत वैसे जीव शामिल किए जाते हैं जो इकोसिस्टम में उत्पादक का कार्य करते हैं। इकोसिस्टम में क्या करते हैं? उत्पादक कार्य, अर्थात भोजन के निर्माण करते हैं। सभी हरे पौधों को शामिल किया जाता है, क्योंकि हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जो परितंत्र में भोज्य पदार्थ का मानते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है? आपके हरे पौधे हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वैसे ही जैविक घटक को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, अर्थात भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रित होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर होते हैं 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो पौधों या पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो सिर्फ भोजन को पौधों के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जैसे कि टिड्डा, खरगोश, बकरी, हिरण, सब शाकाहारी है। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से आएंगे? जितने भी शाकाहारी जंतु रहेंगे वो किस में आएंगे? प्राइमरी उपभोक्ता में आएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो प्राइमरी कंज्यूमर को प्राप्त करते हैं, भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर को ग्रहण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। मतलब ये जो जितने प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको क्या करते हैं? खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, ये मांसाहारी होते हैं। जैसे जो ये द्वितीयक उपभोक्ता है वो क्या है? वो मांसाहारी में आएंगे, जैसे कि मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। मनुष्य भी द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तृतीयक उपभोक्ता, इस वर्ग में सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया गया है। सबसे उच्चतम श्रेणी के लिए जो भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से ग्रहण करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी ग्रहण करते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता इत्यादि। ये मांसाहारी होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता क्या करती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब घटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर क्या होते हैं? इसके अंतर्गत कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये आपके किस में आएंगे? डिकम्पोजर में आएंगे। चार्ल्स इल्टन ने 1927 में इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया।
जिसे खाइए और खाने दीजिए, ईटिंग एंड बीइंग ईटन कहा जाता है। इल्टन ने भोजन की अलग अलग श्रेणियों को एक श्रृंखला में के रूप में विकसित किया, जिसे फूड्स चेन कहा जाता है। तो फूड्स चेन किसने दिया था? बी इल्टन ने दिया था। किसने दिया था फूड चेन को? इल्टन ने दिया था। फूड चेन, इसमें पारितंत्र में अलग अलग श्रेणियों पर भोजन के तरीके को दर्शाया गया है। पाइथन में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में कम से कम 3 श्रेणियाँ होती है। पाइथन में कितनी होती है? आहार श्रृंखला में 3 श्रेणियाँ होती हैं कम से कम, जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला 5 श्रेणियों में होती है। सबसे कम 3 श्रेणियों में होती है फूड चेन, और सबसे लंबी जो होती है फूड चेन वो 5 श्रेणियों में होती है। ग्रास, गोट, लायन, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। तो ये क्या हो गया? ये 3 में सबसे छोटा वाला फूड चेन हो गया। और सबसे बड़ा वाला 5 श्रेणी में होता है। घास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को सांप खाता है और सांप को मोर खा जाता है। ये 5 वाला हो गया। आहार जाल, फूड वेब क्या होता है? चार्ल्स इल्टन ने 1927 में आहार जाल के बारे में पहली बार बताने का प्रयास किया। इन्होंने फूड चेन भी दिया था, फूड वेब भी दिया था। फूड वेब के बारे में बताया था, फूड चेन के बारे में बताया था। परितंत्र में जब कोई आहार श्रृंखला को एक साथ दर्शाया जाता है तो एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है। जब परितंत्र में जब कोई आहार श्रृंखला को एक साथ दर्शाया जाए, आहार श्रृंखला को एक साथ अगर दर्शाएं तो ऐसी संरचना, उसको क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। ये इसको इस तरह दर्शाया गया है। आहार श्रृंखला को एक साथ कनेक्ट किया गया है, जैसे कि घास को टिड्डा भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा। घास को चिड़िया भी खाती है, और टिड्डे को मेढक खाता है। खरगोश, टिड्डी को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और ये जो बाज है, बाज वो किसको खाएगा? सांप को खाएगा। और सांप को कौन खाएगा? मोर खाता है। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। चार्ल्स इल्टन ने 1942 में पाइथन में मौजूद अलग अलग श्रेणियों में जीवों की संख्या, ऊर्जा का प्रवाह तथा जैविक द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पिरामिड की संरचना का प्रयोग किया था। तो पिरामिड की संरचना इन्होंने बनाया था, फूड चेन भी बनाया था, फूड वे भी बनाया था, और चार्ल्स इल्टन ने पिरामिड संरचना भी दिया था इसमें जैविक द्रव्यमान को दर्शाने के लिए। ऊर्जा किसको किसको दर्शाता है ये पिरामिड? तो ये श्रेणियों में जीवों की संख्या को दर्शाता है, ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, जैविक द्रव्यमान को भी दर्शाता है पिरामिड, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पाइथन में जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और कौन सा होता है? पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर में पाइथन में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जीवों की संख्या में कमी आती है। इसे पिरामिड के द्वारा दर्शाने पर अपराइट पिरामिड का निर्माण होता है। अपराइट, जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद प्री कंज्यूमर थोड़ा कम हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर सबसे कम हो गया। ये क्या हो गया? पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। इसमें क्या होता है? जीवों की संख्या को दर्शाया, जीवों की संख्या की कमी को दर्शाया जाता है, या जीवों की संख्या को दर्शाया जाता है पिरामिड ऑफ नंबर में। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? इकोसिस्टम में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में एनर्जी फ्लो करता है। एक श्रेणी से क्या करता है? दूसरी श्रेणी में एनर्जी फ्लो करता है। ऊर्जा के प्रवाह संबंधित नियम को किसने दिया था? ऊर्जा के प्रवाह संबंधित नियम को लिंडमान ने दिया था। तो पूछेगा ऊर्जा के प्रवाह के नियम को किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था, जिसे 10% एनर्जी लॉ कहा था। लिंडमान के अनुसार किसी श्रेणी द्वारा जितना ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसका मात्र 10% ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, से 90% ऊर्जा ह्रास हो जाता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा पिरामिड हमेशा अपराइट, सीधा होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड, अगर ऊर्जा का कोई भी पिरामिड बना रहा है तो हमेशा क्या होता है? वो अपराइट, सीधा रहता है, हमेशा सीधा रहता है। तो इन्होंने क्या बोला था? जैसे कि प्रोड्यूसर के पास 100 कैलोरी है, 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो रिंडेशन क्या क्या कि हर एक 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। तब ये जब इधर जाएगा तो क्या होगा? 10% ऊर्जा स्थानांतरित होगी। प्री कंज्यूमर के पास क्या जाएगा? 10 कैलोरी जाएगी। फिर ये 10 कैलोरी सेकेंडरी पे जाएगी तो 1 कैलोरी हो जाएगी, 10% ऊर्जा का ह्रास हुआ। फिर क्या होगा? टर्सरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो 0.1 कैलोरी रह जाएगी। ये लिंडमैन ने दिया था ऊर्जा के प्रवाह के नियम को। अब आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों में जीवों के कुल द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास का प्रयोग किया जाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास का इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों में जीवों में कुल द्रव्यमान को दर्शाने के लिए, कुल द्रव्यमान को अगर दर्शाएगा तो पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाएगा। अगर द्रव्यमान को दर्शा रहा है
इकोसिस्टम में, तो पिरामिड ऑफ बायोमास कहलाएगा। इकोसिस्टम में जैसे जैसे नीचे से श्रेणी से ऊपर जाते हैं जीवों में कुल द्रव्यमान घटता जाता है। द्रव्यमान का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, हमेशा अपराइट होता है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन है ये? ध्रुव ज्योति घोष जो है पारिस्थितिकी से संबंधित व्यक्ति हैं। इकोटोन वह है जहाँ पर दो बायोमास मिलते हैं। इकोटोन क्या है? जहाँ पर दो बायोमास मिलते हैं वहाँ उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। बायोलॉजिकल आसपास से कुछ प्रजातियों का फिलहाल में विलुप्तता की स्थिति पता चला है। तो बायोलॉजिकल आसपास से कुछ प्रजातियों की विलुप्तता का बैम्बलिन कई मोलोमीज की ही एक स्तनधारी जीव है। बैम्बल कई मेलोमीज एक स्तनधारी जीव है। तो क्या है? बैम्बल कई मेलोमीज, ये क्या है? स्तनधारी जीव है जो मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रही है। ये क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। संकटग्रस्त पशुओं एवं पेड़ों का विस्तृत दस्तावेज को रेड डाटा बुक में रखा गया है। संकटग्रस्त जितने पशु पेड़ हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से खास श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक असर क्या होता है? मतलब कौन सा है? तो ये चूहा होगा। उपयुक्त खास श्रृंखला इनमें से कौन सा है? तो खास श्रृंखला उत्पादक, शाकाहारी, फिर मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके यहाँ पे जो पौधे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं वही होते हैं। तो शाकाहारी यहाँ पर है। इनमें कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? तो जैविक मतलब जो जीवित रहते हैं। तो आपका कौन सा है? ये जलवायु। जलवायु क्या है? ये जैविक नहीं, अजैविक घटक है। उपभोक्ता प्रोड्यूसर और सब घटक क्या है? जैविक संगठक है। प्रकृति के क्लीनर इनमें से कौन सा है? क्लीनर जो होते हैं वो आपके विघटक जो वो होते हैं, अपघटन होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, उन्हीं को क्लीनर बोलते हैं। जो डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, जैसे गिद्ध हो गए, जीवाणु हो गए, कवक हो गए। निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो सर्वाहारी कौन नहीं है? तो सांप सर्वाहारी नहीं है। बाकी चूहा, चींटी, भालू ये क्या है? सर्वाहारी है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष ने किस क्षेत्र में संबंध है? तो ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध है, पारिस्थितिकी से संबंधित है। एक खास श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो उत्पादक की। खास श्रृंखला में उत्पादक की आबादी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं, अन्य उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता और पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। मिट्टी के दूषक और सूक्ष्म जीवों को पौधों को मारकर खास श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, कहलाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कीटनाशक बोलते हैं। मिट्टी के दूषक कीटनाशक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। पशुओं की प्रजातियों के ज़्यादातर के कारण लुप्त हो रही हैं। किसके कारण लुप्त हो रही है? आवास विखंडन के कारण लुप्त हो रही हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? पारिस्थितिकी तंत्र की टांसले ने दी थी। इकोसिस्टम किसने दिया था? टांसले ने दिया था। लिंडमैन ने क्या दिया था? ऊर्जा के प्रवाह का नियम दिया था। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधों को रखा जाता है। इनमें से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। एक्वेरियम क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित है? तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता का उल्लेख क्या है? तो किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं। पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट का कहलाते हैं बायोमास कहलाते हैं। बायोमास कहलाते हैं। पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। वनस्पतियाँ और जीवों का उल्लेख है तो वनस्पतियाँ जो है पौधे हैं और जीव क्या हैं? जानवर हैं। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट का मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। तो कुछ प्रजातियाँ की फिलहाल विलुप्त हो रही है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में प्रजातियाँ क्या हो रही है? विलुप्त हो रही हैं। मॉन्ट्रिगा सम्मेलन 1987 में कौन सा सबसे बड़ा फैसला लिया गया था? तो विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगाएंगे। ये मॉन्ट्रिगा सम्मेलन 1987 में हुआ। 2000 तक ये क्या करेंगे? CFC उत्पादन में प्रतिबंध लगाएंगे। ओजोन अक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते कौन सा? तो ओजोन अक्षय पदार्थों को घटाने के लिए कौन सा हुआ था समझौता? तो ये कौन सा? मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति हुआ था 1987 में। ओजोन परत के क्षरण से बचाने के लिए। इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहा है?
तो ये मानव जाति मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रहा है। बैम्ब्रल कई मेलोमीस रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची कहा जाता है, संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। मॉन्ट्रियल संलेख का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है ओजोन औषध तत्वों को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आया तो 1997 में था, लेकिन प्रभावी जो है 2005 में हुआ था। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो बिल गेट्स ने मिशन ग्रीन की। बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल के अनुसरण कर रहे हैं जिन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा की कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ था? तो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कटौती, ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये दिसंबर 1997 में आयोजित किया गया था और 2005 को लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो ये समाप्त हुई थी 2012 में। पहली प्रतिबद्धता शुरू हुई थी 2008 में क्योटो प्रोटोकॉल की और समाप्त 2012 में हुई थी। प्रधानमंत्री की हवा परिवर्तन परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 18 सदस्य थे। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। केंद्र सरकारी नर्सरी स्कूल में योजना किससे संबंधित है? युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। नीचे दिए गए विकल्प में आर्द्रभूमि वेटलैंड के संरक्षण में और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो आर्द्रभूमि के लिए रामसर हुआ था, सम्मेलन 1971 में हुआ था ईरान में। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संबंधित है? CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से है। CER के संबंध में सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन से। WWF रोशनी कम करते हुए, बंद करते हुए और हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। ये विश्वव्यापी बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करता है। स्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करता है? 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय क्या था? 2016 में, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिन हर साल फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 2015 में पेरिस में हुआ था। इनमें से कौन सा सिंगापुर आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्रवाई को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो इको एक्शन दिवस जो है सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रत्यक्ष कार्रवाई को प्रोत्साहित करने का अभियान है। अप्रैल 2016 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी, ये डी वाला रहेगा, काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 2016 में। विश्व जलवायु सम्मेलन 2021-2015 के नाम से लोकप्रिय है। तो 2021-2015 जो है COP21 2015 जो है ये पेरिस 2015 में COP21 हुआ था। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? ये पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट क्या है? यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसमें कारोबार भी किया जा सकता है। 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। COP21 बोलते हैं उसको। जलवायु परिवर्तन ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 2015 पेरिस में हुआ था। IPCC का पूरा नाम क्या है? तो IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का नाम है। प्रजातियाँ आयुसीन का वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में है नहीं है। तो ये नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां आयुसीन के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। जंगल के संरक्षण और नए पेड़ों को रोपण हेतु लोगों में जागरूकता प्रदान के 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। तो बी KM मुंशी द्वारा क्या किया गया? 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। NGT का पूरा नाम क्या है? NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये क्या है? एक कोर्ट है,
फास्ट ट्रैक कोर्ट है। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सबसे पहले रीटर ने परिभाषित किया था। किसने? शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को जाता है। रीटर को सबसे पहले जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये जीव और वातावरण के बीच का है। पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का विषय वस्तु क्या है? तो वन्य जीवों को में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। इनमें से पारितंत्र का अजीव घटक कौन सा है? तो क्लोरेला जो है अजीव घटक है। बाकी जीवाणु मानो नहीं, जल भी तो क्या पूछा है? अजीविक घटक क्लोरेला है। किस पारिस्थितिकी तंत्र का में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में कौन सी है श्रृंखला सही है? तो ये उत्पादक उपभोक्ता घटक है। जब हम बकरी के मांस को खाते हैं तब हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। बकरी के मांस को खा रहे हैं हम, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। बकरी घास खाती है, तृतीयक होना चाहिए लेकिन दो तक दिया। चलिए ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। खास श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से जिसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। तो एक जीव से दूसरे के। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? सबसे अधिक जो है वो महासागर होता है। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? तो 2008 में राष्ट्रीय जल मिशन को शुरू किया गया था जलवायु परिवर्तन पर।